हेलो। आपका एवन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का दूसरा पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के तरीके को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। उस समय मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम किस नियम के अनुसार संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को हम जिस नियम के अनुसार संतुलित करते हैं उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखिएगा। और किस विधि से इसको संतुलित किया जाता है? तो जिस विधि से इसको संतुलित किया जाता है वो विधि, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम अनुमान विधि भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। किस नियम के अनुसार? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार। और किस विधि से? तो हिट एंड ट्रायल विधि। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आपको ये पूछे कि रासायनिक समीकरण को किस नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित किया जाता है। और अगर आपको यह पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस विधि से संतुलित किया जाता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि अनुमान विधि से संतुलित किया जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि ये कल मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया कोई हो रही है, उसमें एक तो अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो अभिकारक और उत्पाद ये दो है। इन दोनों के अंदर ही द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। यानी कि अभिकारक में जितने उत्पाद हैं, जितने तत्व हैं, उतने ही तत्व, उतने ही परमाणु कहाँ होने चाहिए आपके? ये होने चाहिए आपके उत्पादों में। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही द्रव्यमान का विनाश हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर से अगर हम इसे समझें तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपने दो हाइड्रोजन के परमाणु लिए और दो ऑक्सीजन के परमाणु लिए, तो दूसरी तरफ भी यानी जो ये आपस में रिएक्ट करके जो उत्पाद बनाएंगे, उधर भी दो हाइड्रोजन के और दो ऑक्सीजन के परमाणु होने चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। और किस विधि से? तो वो करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जिससे मैंने यहाँ पे किया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ये दो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने लिखा है इस समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं? कार्बन यहाँ पे एक है। और कार्बन यहाँ पे भी कितने हैं? कार्बन एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक है। यानी ये अभी तक तो संतुलित है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन थी इसमें केवल H2 लिया था ये। ठीक है, ये दो तो मैंने इसको संतुलित करने के लिए लगाया, पहले ये दो नहीं था। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब रिएक्शन हो रही थी तो यहाँ पे तीन और एक ये टोटल, यानी तीन लिखा है यहाँ पे, तो तीन ये और एक ये टोटल चार हाइड्रोजन हो चुके थे। कहां पे हो चुके थे? ये प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हो चुके थे चार हाइड्रोजन। जबकि रिएक्टेंट जो अपना था, रिएक्टेंट माने आर, उसमें कितने हाइड्रोजन थे? उसमें ओनली फोर दो हाइड्रोजन थे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? दो हाइड्रोजन थे। अब बताओ मैं इस रिएक्टेंट वाले दो को किससे गुणा करूं कि मेरे चार हो जाए? तो आप बोलोगे सर आप दो से गुणा कर दीजिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है? मैंने मल्टीप्लाई किया है दो से। आपको कुछ बात समझ में आई क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? दो से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर उसके बाद में थोड़ी सी बात करूं आपसे अगले एग्जाम्पल की, तो अगले एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा Fe प्लस 4H2O। ये मैंने 4 क्यों लगाया है? ये 4 मैंने लगाया है इसको संतुलित करने के लिए, और ये मैं आपको आगे बताता हूं कि संतुलित कैसे होगा। तो आप यहां से देखिए कि यहाँ पे कितने हैं। यहाँ पे Fe कितने? एक है सर। ये तीन तो मैंने बाद में लगाया है ना, अभी के लिए कितने? एक। ये जो जितने भी लाल लाल में मैंने लिखा है
ये मैंने इसको संतुलित बैलेंस्ड करने के लिए लिखा है, ठीक है, संतुलित करने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आयरन कितना है, यहाँ पे Fe कितना है, फेरस कितना है, तो आप बोलोगे 1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 3 हो गए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर 4 है। तो बताओ मैं इस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 1 है, तो बताओ मुझे इससे किससे गुणा करना पड़ेगा, तो मुझे गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे 4 से, ताकि ऑक्सीजन की जो संख्या है वो कितनी हो जाए, एकदम बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8, हो गए कि नहीं हो गए। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होने, 4 दूनी, तो मैं इसको किससे गुणा करूं, अगर आप बोलोगे सर आप यहाँ से 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये वाला हमारे क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा संतुलित, ये अभिक्रिया हो गई संतुलित, ठीक है। अब अगर ये संतुलित नहीं करोगे ना आप इसको, ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंकाली समीकरण। क्या कहलाएगा, कंकाली समीकरण कहलाएगा, स्केलेटन से इक्वेशन कहलाएगी। बात है आपको समझ में। और जब आप ये संतुलित कर लेते हो तो ये कहलाता है आपका संतुलित समीकरण। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा क्या है, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाला क्या है, ये है जल, और ये क्या है, सूर्य का प्रकाश यानी कि क्लोरोफिल, और ये वाला क्या है, ग्लूकोज है। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। ये वाली ऑक्सीजन है और ये वाला जल है। बेसिकली ये पूरा क्या है, ये है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर अपनी जड़ों से लेता है जल और सूर्य के प्रकाश और ये क्लोरोफिल, ये सब मिलकर बनाते हैं पौधे का भोजन। और वो भोजन किस रूप में होता है, ये होता है ग्लूकोज के रूप में। तो ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये ग्लूकोज का है। और जैसे ये अपना भोजन बनाया, इसके साथ में ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि श्वसन क्रिया में हम भाग में लेते हैं। और ये वाला पूरा का पूरा क्या होता है, ये होता है हमारा जल, जो कि वाटर वेपर के रूप में यूज होता है। चलो इसको बैलेंस्ड करके देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की जो संख्या है ये कितनी है अपने पास, 1 है, कितनी है 1। और यहाँ पे कार्बन परमाणु की जो संख्या है ये कितनी है, 6। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, जिससे ये क्या हो जाएगा, पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए अपने पास 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितने अभी तक 6 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि देखो 2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे ये हो गए 12 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए हमारे पास 24 ऑक्सीजन। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कितने 6, तो ये रहे, और 6 दूनी 12 ये रहे, यानी टोटल 18, और 18 और ये 6 यहाँ पे रहे, तो कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 24। अब ऑक्सीजन के बाद में देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 12 दूनी कितने 24 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 12 तो ये रहे और फिर 12 ये रहे, तो कितने हो गए 24 हो गए। तो इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि एक दो एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।